हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज है डेट 25 सितंबर 2020। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपकी सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज की डेट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस ना हो। आपकी पहली अपडेट है आज की। रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग के द्वारा हाल ही में मध्य प्रदेश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है? 4, 5, 3 या 2? आपका राइट ऑप्शन है इसमें 2। देखिए, हाल ही में रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग ने देश में 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है, जिनमें से 6 पार्कों को अंतिम मंजूरी दी जा चुकी है, जो कि असम, मध्य प्रदेश में 2 पार्क, उड़ीसा, तमिलनाडु एवं झारखंड में स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने राज्यसभा में बताया है कि डोमेस्टिक डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग की क्षमताओं को समेकित एवं समन्वित करने के लिए भारत सरकार क्लस्टर विकास के दृष्टिकोण के साथ अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास हेतु प्लास्टिक पार्कों की स्थापना की योजना लेकर के आई है। इस योजना के तहत भारत सरकार परियोजना लागत का 50% तक अनुदान प्रदान करती है, यानी कि सब्सिडी देती है, जो कि प्रति प्रोजेक्ट 40 करोड़ रुपए होता है। शेष परियोजना लागत को राज्य सरकार, लाभार्थी उद्योगों एवं वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। दुनिया का सबसे ऊंचा प्लांट डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहाँ है? मनाली, न्यू गिनी, ग्रीनलैंड या स्विट्जरलैंड? आपका राइट ऑप्शन है इसमें न्यू गिनी में। देखिए, हाल ही में वनस्पति विज्ञानियों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने दुनिया के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय द्वीप न्यू गिनी पर 13,000 से अधिक पौधों की प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया है, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन किया है। ठीक है, न्यू गिनी एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। यहाँ पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ, पाम पौधे इत्यादि पाए जाते हैं। पक्षियों की 800 से अधिक प्रजातियाँ, कीटों की लगभग 1.5 लाख प्रजातियाँ और मीठे पानी की मछली की 300 से अधिक प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। न्यू गिनी विश्व के महासागर के सबसे विचित्र क्षेत्र, यानी कि कोरल ट्रायंगल के अंतर्गत आता है। इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, सोलोमन द्वीप और तिमोर के ऊपर कोरल जो ट्रायंगल है 6 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला समुद्र का एक हिस्सा है। इस नए अध्ययन के अनुसार यहाँ पर दुनिया में किसी भी द्वीप की सबसे बड़ी वनस्पति विविधता विद्यमान है, अर्थात मेडागास्कर से 19% अधिक। ठीक है, इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। लड़ाकू विमान राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई हैं? अवनी चतुर्वेदी, प्रीति सिंह, शिवांगी सिंह या आरती कपूर? आपका राइट ऑप्शन है इसमें शिवांगी सिंह। देखिए, शिवांगी सिंह लड़ाकू राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं। शिवांगी को राफेल विमान के स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनने का गौरव हासिल हुआ है। उन्हें देश के सबसे ताकतवर राफेल विमान उड़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। शिवांगी की पोस्टिंग इस समय राजस्थान में है। राफेल जैसे ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल मिग 21 बाइसन की जगह लेंगे, शिवांगी इस भूमिका में आ जाएंगी। हैदराबाद में ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में शिवांगी इस समय मिग 21 की फाइटर पायलट हैं। 10 सितंबर 2020 को 5 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप अम्बाला एयरबेस पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल की गई थी। ये विमान वायुसेना के 17वें स्क्वाड्रन गोल्डन एरो का हिस्सा बन चुके हैं। भारत ने फ्रांस के साथ में 36 राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा किया है। इनमें से 5 जेट भारत पहुंच चुके हैं। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। हाल ही में कोविड विशिष्ट बुनियादी ढांचे के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की उपयोग सीमा 35% से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? 40%, 45%, 50% या 53%? आपका राइट ऑप्शन है इसमें 50%, यानी कि 50%। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घोषणा की है कि कोविड विशिष्ट बुनियादी ढांचे के लिए जो राहत आपदा प्रतिक्रिया कोष का उपयोग करने की सीमा है उसको 35% से बढ़ा करके 50% कर दिया गया है। निर्णय से राज्यों को वायरस से लड़ने के लिए अपने निपटान में अधिक वित्तीय सहायता मिल सकेगी। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 48A के तहत गठित राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष अधिसूचित आपदाओं के जवाब के लिए राज्य सरकार के साथ में उपलब्ध प्राथमिक निधि है। केंद्र सरकार राज्य सामान्य श्रेणियों के राज्यों और संघ शासित जो प्रदेश हैं उनके लिए SDRF आवंटन में 75% और विशेष श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के लिए 90% योगदान इसमें देती है। ठीक है, इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर, 24 सितंबर, 23 सितंबर या 25 सितंबर? आपका राइट ऑप्शन है इसमें
24 सितंबर को। देखिए विश्व समुद्री दिवस 2020 का उत्सव लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि IMO मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा। 1958 में IMO कन्वेंशन के लागू होने के दिन को चिन्हित करने के लिए 17 मार्च 1978 को पहला विश्व समुद्री दिवस आयोजित किया गया था। 2020 के लिए थीम है एक स्थायी ग्रह के लिए सतत शिपिंग। यह थीम नौवहन एवं अन्य क्षेत्रों के विश्व नेताओं के लिए अब तक के लिए किए गए कार्यों और स्थायी भविष्य के लिए तत्काल कदमों को प्रतिबिंबित करने का अवसर प्रदान करती है। 3 बिलियन से अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए समुद्र और तटीय जैव विविधता पर आधारित हैं। ठीक है, SDG 14 का भी लक्ष्य है पानी के नीचे जीवन। इसे भी आप याद रखेंगे और नोट डाउन भी करेंगे। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, भारत सरकार द्वारा न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी किस राज्य में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल या तमिलनाडु? आपका राइट ऑप्शन है इसमें तमिलनाडु में। देखिए केंद्र सरकार ने देश में न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी स्थापना करने की घोषणा की है। केंद्रीय राज्य मंत्री और परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी है हाल ही में। भारत स्थित न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी एक रॉक कवर के साथ में एक विश्व स्तरीय भूमिगत प्रयोगशाला होगी जो कि पृथ्वी के वातावरण में उपस्थित न्यूट्रिनो का अध्ययन करेगी। इस अवलोकन से शोधकर्ताओं को न्यूट्रिनो कणों के गुणों के बारे में अधिक समझने में मदद मिलेगी, जिसका कि मुख्य स्रोत सूर्य और पृथ्वी का वायुमंडल होता है। तमिलनाडु के थेनी जिले में बॉडी वेस्ट हेल्स में एक भूमिगत प्रयोगशाला और संबद्ध सतह सुविधाओं का निर्माण इसमें किया जाएगा। न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन की तरह छोटे प्राथमिक कण हैं, लेकिन ये एटम का हिस्सा नहीं होते हैं। कोई प्राथमिक कण वह है जिसे कि छोटे कणों में तोड़ा नहीं जा सकता है। ये न्यूट्रिनोज प्रकृति में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। सूर्य, तारे और वायुमंडल प्रत्येक सेकंड में लाखों न्यूट्रिनोज का उत्पादन करते हैं और इनमें से अधिकांश न्यूट्रिनोज हमारे शरीर के आर पार हमारी अनुभूति के बिना गुजरते हैं। वे पृथ्वी से भी गुजर सकते हैं और दूसरी तरफ निकल सकते हैं, क्योंकि वे अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ के साथ में बहुत कम संपर्क स्थापित करते हैं। भारत सरकार के तहत इस परियोजना को संयुक्त रूप से परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, हाल ही में राज्यसभा के द्वारा पारित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून संशोधन विधेयक 2020 के अनुसार किन भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया जाना है? सूरत, अगरतला, भोपाल या उपरोक्त सभी? आपका राइट ऑप्शन है इसमें उपरोक्त सभी। देखिए राज्यसभा ने हाल ही में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून संशोधन विधेयक 2020 पारित किया है। इसे लोकसभा के द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका था। सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर में जो IIIT हैं, इन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में घोषित किया जाना है इस विधेयक के माध्यम से। वर्तमान में संस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत हैं और इनके पास डिग्री या डिप्लोमा देने की शक्ति नहीं है। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित होने पर इन 5 संस्थानों को डिग्री प्रदान करने की शक्ति भी दे दी जाएगी। विधेयक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2014 और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान सार्वजनिक निजी भागीदारी अधिनियम 2017 में संशोधन का प्रावधान करता है। केंद्र सरकार PPP मोड में के तहत काम करने वाले संस्थानों के खर्च में 50% का योगदान करेगी। 35% राज्यों के द्वारा और 15% उद्योगों के द्वारा इसमें वहन किया जाएगा। उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए एक विशेष प्रोत्साहन के रूप में केंद्र सरकार इन खर्चों में 57% का योगदान देगी, जबकि उद्योग वहाँ के संस्थानों में लगभग 7% का योगदान करेंगे। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, आरती शाह का संबंध किससे है? निशानेबाजी से, क्रिकेट से, तैराकी से या हॉकी से? आपका राइट ऑप्शन है इसमें तैराकी से। देखिए गूगल ने उनकी 80वीं जन्म जयंती पर अपना डूडल उन्हें समर्पित किया है। देखिए सर्च इंजन के ऊपर जो गूगल एक इमेज लगाता है उसे डूडल कहा जाता है। आरती शाह 1940 से लेकर 1994 तक एक लंबी भारतीय दूरी की तैराक थी। 29 सितंबर 1959 को इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली एशियाई महिला बनने के लिए इन्हें जाना जाता है। 12 साल की उम्र में साला जो शाह थी, आरती शाह, हेलेंस्की फिनलैंड में 1952 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग लेने के लिए भारत की पहली टीम में शामिल हुई थी। वह टीम बनाने वाली केवल 4 महिलाओं में से एक थी। 1960 में वह पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनने का भी गौरव प्राप्त कर चुकी हैं। इसलिए इन्हें आप याद रखेंगे और अपने नोट्स में नोट डाउन भी करेंगे। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा हैकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है। कृतज्ञ, एकाग्र, विशिष्ट या समग्र? आपका राइट ऑप्शन है इसमें कृतज्ञ। देखिए महिलाओं के अनुकूल उपकरणों के विकास पर जोर देने के साथ साथ कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए संभावित प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ावा देने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के द्वारा राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत कृतज्ञ हैकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है। देश भर के यूनिवर्सिटीज़ और तकनीकी संस्थान के छात्र, संकाय और नवप्रवर्तक
और उद्यमी समूह बना करके प्रतियोगी के रूप में इसमें भाग लेने के लिए आवेदन कर पाएंगे। एक समूह में अधिकतम 4 प्रतिभागी इसमें शामिल होंगे, जिनमें से एक से अधिक संकाय और एक से अधिक प्रवर्तक या उद्यमी नहीं होंगे। भाग लेने वाले छात्र स्थानीय स्टार्टअप प्रौद्योगिकी संस्थानों के छात्रों के साथ में सहयोग कर सकते हैं। हैकाथॉन में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगी समूहों को क्रमशः 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 1 लाख रुपए का पुरस्कार सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, पासेक सेनाभ्यास का किन 2 देशों की सेनाओं के मध्य अभी हाल ही में आयोजित किया जाना है या आयोजित किया जा रहा है? भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत अमेरिका, जापान भारत या रूस और भारत? आपका राइट ऑप्शन है इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया। देखिए, पासिंग एक्सरसाइज यानी कि पासएक्स पूर्वी भारतीय महासागर में 23-24 सितंबर को भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित किया जा रहा है। वायु युद्ध विध्वंसक HMAS होबार्ट, स्टील फ्रिगेट INS सह्याद्री और मिसाइल कार्वेट INS कारमुक इस नौसेना अभ्यास में लगे हुए हैं। इन्हें आप याद भी रखेंगे और आप नोट डाउन भी करेंगे। हिंद महासागर में भारत की हालिया पासिंग एक्सरसाइज कौन कौन सी हुई थी? भारत और जापान के बीच में नौसेना अभ्यास हुआ था। भारतीय नेवी ने US नेवी के साथ में एक ग्रुप मिलिट्री एक्सरसाइज की थी और भारत और फ्रांस की सेना ने भी एक अभ्यास किया था जिन्हें कि पासेक्स नाम दिया गया था। ठीक है, इतना आपको इस प्रश्न में याद रखना है। चलते हैं उस प्रश्न की ओर जो आपको कल आंसर करना था। विश्व गेंडा यानी कि राइनो दिवस कब मनाया जाता है? 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर या 23 सितंबर को? आपका राइट ऑप्शन है इसमें 22 सितंबर को। देखिए, हर साल 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार 2010 में WWF दक्षिण अफ्रीका के द्वारा इसे घोषित किया गया था। केविन पीटरसन, एक प्रसिद्ध क्रिकेटर, ने भारत में एक सींग वाले गेंडों की रक्षा के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए एक दस्तावेज वेब श्रृंखला सेव दिस राइनो इंडिया के लिए नेशनल ज्योग्राफिक के साथ में सहयोग भी किया है। एक सींग वाले गेंडों को IUCN रेड लिस्ट में कमजोर के रूप में सूचीबद्ध भी किया गया है। आज के लिए आपका प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में दिवंगत शेखर बसु का संबंध किस क्षेत्र से था? खगोल शास्त्री, रेडियो वैज्ञानिक, परमाणु वैज्ञानिक या रसायन वैज्ञानिक? मैं आपसे फिर से एक बार कहूँगा दोस्तों कि जब भी आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखा करें तो उसे जितना हो सके उतना डिटेल में लिखने का प्रयास किया कीजिए, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आप एक बार डिटेल में लिख देते हैं तो दोबारा फिर आप उसे कभी भूलते नहीं हैं। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों तक, आंसर कमेंट करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ही बिल्कुल मत भूलिए। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।